पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं आप, लेकिन आपके पास जेआरएफ नहीं है। क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस बारे में आज बात करते हैं। बात जेआरएफ की हो रही है। जेआरएफ क्या है? जेआरएफ होने से क्या होता है? जेआरएफ होने से हमें मिलता है फेलोशिप। हमें हर महीने मिलते हैं पैसे रिसर्च करने के। एंड ये फेलोशिप देने का क्या मोटिव रहता है सरकार का? ताकि जो रिसर्चर है अपनी रिसर्च अच्छे से कर सके, दुनिया भर की सारी टेंशनें भूल के अपने रिसर्च वर्क में पूरा अपना ध्यान दे सके, पूरा अटेंशन उसमें दे सके। बात है कि अगर आपको पीएचडी मिल रही है एडमिशन विदाउट जेआरएफ, क्या आपको करना चाहिए? क्या सही रहेगा? क्या नहीं रहेगा? देखो ऐसा है कि पीएचडी क्या है ना, आप ऐसे मान लो कि पूरा एक 9 to 5 जॉब है, एक जॉब जैसे है। जैसे हम मास्टर्स में पढ़ाई करते थे ना, बड़े ही ध्यान से इंटरेस्ट लगा के, वैसा नहीं है। ये एक तरीके से जॉब जैसे मान लो। अब आप सोच लो, क्या आप जॉब करने के लिए रेडी हो किसी कंपनी में विदाउट सैलरी? क्या आप रेडी हो? बताओ, आप कर लोगे? सोचो, अगर कोई मतलब मास्टर से जस्ट निकल के आया है बच्चा, तो उसको उस एज में क्या होता है, जिन्होंने आज तक एक 500 रुपए भी नहीं कमाए होते हैं, उनके हाथ में 8000 दे दिया जाए, वो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, बट कुछ बच्चे जो 25 ईयर के हो जाते हैं, ठीक है, 25, 26, 27 इस एज के हो जाते हैं, तो उन्हें थोड़ा समझ आ जाता है। ठीक है, 8000 उनके लिए कुछ भी नहीं लगता। 8000 तो वो यूं उड़ा देते हैं। ठीक है, 8000 की बात क्या करिए, 8000 मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे जो एनटीए के थ्रू पीएचडी करने जा रहे हैं, उन्हें मिलने वाला है 8000 पर मंथ। ठीक है, 8000 पर मंथ उन्हें मिलने वाला है। क्या वो काफी है? क्या वो काफी है? अब बताओ। वैसे ये उन लोगों के लिए चल सकता है जिन लोगों को पीछे से फैमिली का सपोर्ट है। ठीक है, पीछे से फाइनेंशियली थोड़े वो लोग स्ट्रांग हैं, उन्हें फैमिली का सपोर्ट है, तो वो रहने खाने पीने का इधर उधर का वो सब चीजें चला सकते हैं। एंड ये 8000 आप अपने रिसर्च वर्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब जैसे कि बहुत सी चीजें लेनी पड़ती हैं यार, बहुत सी चीजें लेनी पड़ती हैं, कई हर चीजें यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सी बुक लेनी पड़ेगी आपको, आपको कहीं अपने रिसर्च वर्क के लिए कहीं और जाना है स्पेशल, या कोई किसी और चीज का एक्सेस चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए किसी चीज का जो यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं मिल रहा। ये सब रिसर्च पेपर लिखना पड़ता है, रिसर्च पेपर लिखने के लिए प्रोसेसिंग फीस लगती है, वो सब आपने पेपर वो रिजेक्ट हो गया, फिर से दो पैसे, फिर से रिसर्च पेपर पब्लिश करो, इन सब चीजों का पब्लिकेशन का जो चार्जेस रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिनिमम, ज्यादा नहीं, बट इट डिपेंड्स ना। अगर आप बार बार दे रहे हो रिजेक्ट हो रहा है, बार बार दे रहे हो रिजेक्ट हो रहा है, तो फिर तो थोड़ा बहुत उसमें भी खर्चा रहता है। स्टेशनरी का खर्चा, सब बच्चे बुक से ऑनलाइन ई बुक से नहीं पढ़ पाते हैं, वो बोलते प्रिंट आउट निकाल के लेना है, एंड डेली में भी बहुत खर्चा होता है। अब 8000 से आप चला सकते हो या नहीं चला सकते, ये सब प्लीज सोच के चलिएगा। ये सब चीजें सोच के चलिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। क्या होता है कि जो बच्चे बिना जेआरएफ के कर रहे होते हैं ना, उनका क्या होता है, मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि वो 5 साल तक पूरी करते ही नहीं रिसर्च, बीच में ही या तो छोड़ देते हैं। ठीक है, या तो छोड़ देते हैं या तो फिर पार्ट टाइम में कन्वर्ट करते हैं। अब पार्ट टाइम में कन्वर्ट करने के क्या फायदे हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। फायदे हैं क्या, नुकसान भी है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो छोड़ देते हैं, इधर दे जस्ट ड्रॉप, और दे कन्वर्ट इट इनटू पार्ट टाइम। अब फुल टाइम और पार्ट टाइम में क्या डिफरेंस है, क्या फायदा है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, बाकी और भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा वो लोग कर देते हैं। जहां तक कि जिन लोगों को जेआरएफ मिल रहा होता है, उन लोगों को पूरी चांसेस होती है, मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी रिसर्च 5 साल पूरा कंप्लीट करते ही हैं, अच्छी रिसर्च करते हैं एज कंपेयर टू दोज हु आर विदाउट जेआरएफ। ठीक है, ऐसी चीजें होती है। तो आपको जस्ट एडमिशन मिल गया एंड खुशी खुशी आप एडमिशन लेने चले जाओ, बाद में आप रिग्रेट करो, भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे चलेगा काम। और आपके साथ में कुछ फेलो मेंबर्स हैं जो जेआरएफ ले रहे हैं, 37,000 पैसे ले रहे हैं, एचआरए भी मिल रहा है, उनको सब मिल रहा है, आपको खाली 8000 मिल रहा है। उसमें आपको घर का खर्चा एंड रहने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा सब निकालना है। फिर आपको तो बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा यार, बहुत लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सोच के चलिएगा। एंड बात करते हैं मेरा सजेशन क्या है। मेरा सजेशन अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या आप बिना जेआरएफ के पीएचडी करोगे, तो मैं ऑब्वियसली मैं नहीं करना चाहूंगी। मैं पहले अपने कंसंट्रेशन में जेआरएफ क्रैक करने पे लगाऊंगी। जब वो एग्जाम क्रैक हो जाए, जेआरएफ मिल जाए, फिर मैं जाऊंगी पीएचडी करने, एंड यही मैंने किया। बट अगर आपकी फैमिली पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, देन प्लीज गो फॉर इट। आप बाद में भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चे सोचते हैं चलो पीएचडी एडमिशन मिल रहा है, एडमिशन ले लेता हूँ, जेआरएफ में बीच में साथ साथ में कर लूंगा क्रैक। देखिए बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। कुछ ब्रिलियंट बच्चे ही होते हैं जो अपने पीएचडी करते करते, कोर्स वर्क करते करते अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं।
ठीक है, कुछ ब्रिलियंट बच्चे ही होंगे जो ऐसे कर पाएंगे, नॉट एवरीवन कैन डू दैट। तो बहुत अच्छा ये रहता है कि हम पहले एक चीज करें फिर दूसरी चीज करें, वरना दोनों चीज साथ में लेके करोगे तो ऐसा हो जाता है कि एक भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं हम। तो मेरा सजेशन तो हमेशा से यही है कि पहले आप अपना जीआरएफ क्रैक करने पे एम कीजिए, कोई फेलोशिप अरेंज करने पे एम कीजिए, अच्छी खासी फेलोशिप, उसके बाद आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाइए। ठीक, ट्रस्ट में पीएचडी में एडमिशन लेने की कोई एज नहीं है, ऐसे मत सोचिए कि मेरी एज हो जाएगी। मैंने तो यहाँ तक देखा है 28-29 ईयर्स तक के लोग, 30-40, इनफैक्ट मेरे साथ अभी मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग 29-30 ईयर्स तक भी पीएचडी में एडमिशन लेने आते हैं। सो दैट इज परफेक्टली फाइन। लोग क्या करते हैं, मास्टर्स कंप्लीट होके अपना नेट भी प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ में कंपनी में या कहीं पे जॉब भी लेते करते हैं, एक्सपीरियंस भी लेते हैं, उसके बाद वो लोग उसमें एडमिशन लेते हैं। अब जैसे अगर आपको मिल जाए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज जैसे DU, JNU, ये 4 यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो तब क्या करना चाहिए? तो तब मैं सजेस्ट करूंगी कि ठीक है, आप देख लीजिए, अगर आप थोड़ा सा भी मैनेज कर पा रहे हैं, तब आप थोड़ा सा भी अगर मैनेज कर सकते हैं अपना फाइनेंस, तो ले लीजिए। नो डाउट ये 4 बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं यार, इनके लिए आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं अपना, थोड़ा सा भी अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, आपको ले लेना चाहिए। बट बात अगर हो रही है किसी और स्टेट यूनिवर्सिटी की, ठीक है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, देन नेवर 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 डू दैट। आप पहले अपना नेट और जीआरएफ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एंड ये JNU, DU, BBAU, BHU इनकी बात हो रही है, तो ऑफ कोर्स अगर मिल जाता है तो लीजिए, बट साथ में अपना फाइनेंशियल थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा भी अगर आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो आई थिंक दैट शुड वर्क। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। प्लीज शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ताकि सबको पता चले, सब अपने लाइफ का अच्छे से डिसीजन ले पाए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये, बिकॉज आपकी लाइफ के 5 साल जाने वाले हैं, तो प्लीज टेक योर डिसीजन वाइसली। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।